पहले तो 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कल जो आपको करने के लिए दिए थे। देखो इसमें क्या करना था अपने को 1, 7, 2 और 20 इसका पहले तो जीसीडी फाइंड आउट करना था। ठीक है, जीसीडी के लिए क्या बताया था, यूक्लिड लेमा अपने को काम में लेनी थी, बड़े वाले नंबर को और इसको डिवाइड कर दो तो 20 × 6 8 से भाग चला जाएगा 160 प्लस कितना बच गया 12। ठीक है, 0 नहीं आया, इसको भी भाग दे दो तो 20 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 12 एकम 12 और बच गए आपके पास 8। दोबारा 0 नहीं आया, 12 को भाग दे दो बच जाएंगे 4 और फिर ये हो जाएगा 0। यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया तो इसका मतलब इससे ऊपर वाला जो रिमाइंडर बचा था वो आपका क्या हो जाएगा जीसीडी। तो 172 और 20 जीसीडी हो गया अपने पास 4 यूक्लिड लेमा से। ठीक है, दूसरी चीज क्या कही थी, इसको जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। तो जीसीडी निकाल लिया। अब देखो अपने पास क्या आ रहा है 172x + 20y, इस तरह का फॉर्मेट अपने को बनाना है। ठीक है, तो ये जो जीसीडी वाली टर्म है ये उठानी है, ये लेके चलेंगे क्योंकि जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है पहले तो 4 क्या आ जाएगा 12 - 8 × 1, 12 - 8 × 1 इक्वल्स टू, ऊपर वाले स्टेप में अपने पास रिमाइंडर क्या बचा था 8 को क्या लिख सकते हैं 20 - 12 × 1, इसको लिख सकते हैं 20 - 12 × 1 और इनटू में ये 1, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। तो एक 12 - 20 और प्लस 12 × 1, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 × 2 और -20 × 1। ठीक है, अब इससे ऊपर वाले स्टेप में अपने पास रिमाइंडर क्या था 12, उसको क्या लिख सकते हैं 172 - 20 × 8, तो इसको लिख दिया 172 - 20 × 8 और इनटू में ये 2 और -20 × 1, -20 × 1, यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से तो 172 × 2 और ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो -20 × 16 और -20 × 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 17। जिस फॉर्मेट में लिखना है वो देखो क्या है 172x, तो वो फॉर्मेट यहाँ तो बन गया, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। माइनस तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस कॉमन ले लो, अंदर चला जाएगा माइनस, तो 20 × 16 और 1 17 -17। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट बन गया और बराबर में क्या आ रहा है अपने पास 4, बराबर में क्या आ रहा है 4। हमें बराबर में क्या चाहिए 100, तो इसको क्या करेंगे ओवरऑल 25 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 172 × 50 और यहाँ पे हो जाएगा 20 × ये कुछ -17 × 25 हो जाएगा। ठीक है, 425 यहाँ से आ जाएगा -425, तो x की वैल्यू तो 50 आ गई। अब उस जो इक्वेशन थी ओरिजिनल उससे कंपेयर करवा लो, तो x तो आ जाएगा 50 और y आ जाएगा -425।
ऐसे ही वो दूसरे वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा अपने पास। सेकंड वाला क्या था, 20x + 5y = 30। ठीक है, तो वहां से तो जीसीडी अपने पास 4 आ ही जाएगा। 4 को फिर वापस से एज इट इज, नहीं सॉरी, जीसीडी 5 आ जाएगा। 5 को इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वहां से अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट हमने क्या लिखा था, ये लिखा था कि कोई अगर ये इक्वेशन है ax + by = c, इसका क्या मिलेगा, एज ए सॉल्यूशन इफ जीसीडी ऑफ ab = d एंड d डिवाइड्स c। ये हमने किया था कि इन दोनों का जो जीसीडी है a और b का, वो c को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, तब अपने पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट एक स्टार डाल के लिख लेंगे इसी के नीचे। पहले तो मेन तो ये थ्योरम थी अपने पास, इफ ax + by = c हैज ए सॉल्यूशन, या इफ नहीं तो वैसे लगा लो, इसको डायोफेंटाइन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, कई सारे बुक्स में ऐसे लिखा हुआ होगा डायोफेंटाइन इक्वेशन के लिए ax + by + c = 0। बात वही है, c तो वैसे भी कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा। ठीक है, लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन भी इसको कहते हैं। अब मेन चीज इसमें क्या है, इफ, इसके एक नोट डाल के, इफ x0, y0 is one solution of ये जो इक्वेशन थी, अगर इसका एक सॉल्यूशन हम x0, y0 मान ले, जैसे अभी अपन ने सॉल्यूशन निकाला था जो भी था 2, 3 या 25 क्या आया था 50 और अपने पास -425, तो कहीं से अपने को पता चल गया कि एक इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो वो मान लो इस तरह से लिख दिया कि x0, y0 ये इसका एक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। ठीक है, इफ x0, y0 इज वन सॉल्यूशन ऑफ किसका, ax + by = c, वेयर जीसीडी ऑफ ab = d, जीसीडी ऑफ ab = d। अब कंफर्म है, सॉल्यूशन है, तो ये d जो है c को डिवाइड करेगा, ये तो कंडीशन ही होती है अपने पास। देन x1, नेक्स्ट अगर इसका सॉल्यूशन निकालें तो वो कहां से आएगा, x1 = x0 - b/d × t एंड कोमा लगा के लिख लेंगे y1 = y0 + a/d × t। is the general solution of this equation, is the general solution of this equation। is the general solution of this equation। ठीक है, इसी को नोट डाल के, सेकंड नोट, यही चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां प्लस आ सकता है x0 + b/dt, तो फिर यहां पे माइनस आ जाएगा। क्यों, t की जगह -t रखेंगे तो बात वही आ जाएगी भाई, t की अलग अलग वैल्यू रखते हुए सॉल्यूशन मिलेंगे ना अपने को, तो t की जगह अगर मैं -t रख दूं, वो भी तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उस केस में ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो कई जगह ये प्लस लिखा रहता है, वो माइनस लिखा रहता है,
तो वो भी लिख लो, इफ x नोट कोमा y नोट इज वन सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस by इक्वल्स टू c, कोमा लगा के GCD ऑफ AB इक्वल्स टू D, देन x1 इक्वल्स टू x नोट प्लस b बाई डी टी, कोमा y1 इक्वल्स टू y नोट माइनस a बाई डी टी। यानी यहां प्लस की जगह ये ध्यान रखना, एक माइनस है एक प्लस है, तो चाहे ये वाला माइनस ले लो चाहे ये वाला माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक माइनस लेना है एक प्लस लेना है। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है 1 नाम दे देना इसको। थर्ड, अगर GCD 1 हो जाए अपने पास, GCD क्या हो जाए 1, तो क्या आ जाएगा, सिंपल b बाई डी की जगह ओनली b आ जाएगा और a बाई डी की जगह ओनली a आ जाएगा। तो थर्ड पॉइंट डाल के लिख लेंगे, इफ x नोट कोमा y नोट इज वन सॉल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c एंड साथ में GCD ऑफ AB इक्वल्स टू 1, देन x1 इक्वल्स टू x नोट प्लस बी टी, कोमा y1 इक्वल्स टू y नोट माइनस ए टी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी वही चीज लिख सकते हैं, x नोट माइनस बी टी और y नोट प्लस ए टी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक प्लस एक माइनस। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1। वन को भी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, GCD है तो। ठीक है, अच्छा ये चीज काम कहाँ आ रही है, अब एक दो क्वेश्चन वापस करके देखते हैं इसके। क्वेश्चन लिखो एक, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। ये जो चीज अभी पढ़ी हमने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, x नोट माइनस 1 दे दिया एंड y नोट आपको 1 दे दिया। बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बी द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन सी, ये जो भी है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। फाइंड द अदर सॉल्यूशन, पूछ ले कि कोई दूसरा कोई सॉल्यूशन इसका बताओ। फाइंड द अदर सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन अपने पास क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1। इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। मान लेते हैं लेट x1 कोमा y1 इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इस इक्वेशन का कोई दूसरा सॉल्यूशन मान लिया x1 कोमा y1, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी। देन x1 क्या होता है, x नोट प्लस b बाई डी इंटू टी एंड y डैश इक्वल्स टू y नोट प्लस माइनस
a बाई डी इंटू टी, वेयर जहां पर d क्या होता है अपना GCD, वेयर d इक्वल्स टू GCD ऑफ किसका 2 और 3, दैट इज 1, 2 और 3 का GCD क्या आ जाएगा 1। सो x1 बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, आ जाओ। एक्स नोट पहले अपने को दो सॉल्यूशन इसने दे रखे हैं, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो -1 और 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास -1 प्लस b क्या है 2x प्लस 3y, तो 3/d GCD क्या है अपने पास 1। सॉल्यूशन ये निकालो, y1 ये वाला क्या हो जाएगा, एक क्या दे रखा है -3 और 1 दिया हुआ है y नोट, तो 1 माइनस a यानी 2/1 और इनटू में ये t। ऑनलाइन वाले भी साथ साथ आंसर लिख दिया करो अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो यहां से अपने पास अलग अलग सॉल्यूशन आ जाएगा। एक तो x1 का सॉल्यूशन क्या आ गया x1, अब t की वैल्यू रखते हुए जाएंगे अलग अलग सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू जैसे 0 रखी तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा अपने पास -1 और उधर से 1। t की वैल्यू 1 रखी तो 2, वहां रखी तो 1 -1, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं इसमें अलग अलग सॉल्यूशन। तो वो आपसे क्या कहेगा कि सिंपल कि कोई ये इक्वेशन है, ये इसका एक सॉल्यूशन पहले ही दे रखा है उसने कि ये कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, दूसरा सॉल्यूशन निकालो, फाइंड आउट करो, ठीक है। हमने क्या किया, ये अपने पास मैंने बता ही दिया आपको कि दूसरा सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, x नोट प्लस b/d इंटू टी, और y नोट माइनस, यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस ले लेना, कोई जरूरी नहीं है यहाँ माइनस लोगे तो इस जगह प्लस ले लेना, ठीक है। d यहां पर क्या है अपना GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है, ठीक है। जो HCF निकालते थे अपन बचपन में वही चीज है। तो ये हमने किया, यहां से अपने पास सॉल्यूशन आ गए अलग अलग, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जब जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगे, पर पहले जो बेसिक चीजें थ्योरी वाली वो क्लियर करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक एल्जेब्रा वगैरह सारी चीजें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है या तो प्राइम होगा या फिर प्राइम नंबर्स का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। कोई भी नेचुरल नंबर हम पॉजिटिव की बात करें या तो खुद प्राइम होगा या फिर प्राइम्स का मल्टीपल होगा। एवरी इंटीजर, नोट कर लेंगे, every integer greater than 1, every integer greater than 1 is a prime, is a prime or product of primes,
इज ए प्राइम और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस प्रोडक्ट इज यूनिक, और ये जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। अगर ऑर्डर का सेंस छोड़ दें तो उसको छोड़कर, जैसे मान लो 6 अपने पास है तो आप कहोगे 2 into 3 भी है और 3 into 2 भी है, ठीक है। तो ऑर्डर का सेंस छोड़ दें तो एक ही चीज है वो, ठीक है। वो क्या होता है अपने पास? यूनिक होता है। दिस प्रोडक्ट इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर this product is unique except for the order in which कौन से ऑर्डर में? जिसमें ये दिखता है। उस दिखने वाले ऑर्डर को अगर हम छोड़ दें तो ये यूनिक ही होता है। उसकी अगर बात नहीं करें कि कौन सा आपने पहले लिख दिया, कौन सा नंबर बाद में लिख दिया, तो फिर वो दोनों सेम ही रहेंगे अपने पास। फॉर द ऑर्डर इन विच द फैक्टर अपीयर्स, in which the factor appears, in which the factor appears, that is n equals to मान लो ये है p1 into p2 into and so on pk, ठीक है। एंड इसी n को आपने दूसरी तरह से ऐसे लिख दिया, मान लो n इक्वल्स टू q1 इंटू q2 इंटू एंड सो ऑन qs, ठीक है। वेयर द p एंड q's, यहां पर जो p और q आप यूज में ले रहे हो आर प्राइम्स, और ये क्या है? प्राइम, क्योंकि किसी नंबर को आपने ये तो कहा था कि प्राइम के फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। आर प्राइम्स, देन कंफर्म है कि आपका k और s क्या होगा? बराबर होगा। आर प्राइम्स देन k इक्वल्स टू s, या चाहो तो इसको r लिख सकते हो, थोड़ा और इजी रहेगा, आर एस, ठीक है। r इक्वल्स टू s, ठीक है। जैसे 12 है, आप लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे? अब किसी ने मान लो 2 into 2 into 3 लिख दिया, किसी ने इसी को 3 into 2 लिख दिया और into 2 लिख दिया, किसी ने इसको 2 into 3 into 2 लिख दिया, ठीक है। प्राइम फैक्टर है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? प्लेस चेंज कर सकता है। अब कोई ऐसे तो 4 into 3 लिखेगा, वो तो बेवकूफ वाली बात हो, क्योंकि हमने क्या कहा है? ये सारे के सारे क्या है? प्राइम है अपने पास। तो प्राइम आप ऐसे लिख सकते हो अलग अलग, तो आप क्या कर सकते हो? जगह चेंज कर सकते हो। लेकिन नंबरिंग अगर देखोगे, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये P1, P2, P3, तो नंबर आपका जो R और S जो नंबर है वो क्या रहेगा आपके पास? बराबर रहेगा। और अगर मैं इसको नंबरिंग वैल्यू के हिसाब से इसको सेट कर दूं, जो भी आपने लिखा है, मान लो एक को तो ऐसे रहने दो, दूसरे वाले को अगर मैं नंबर पहले सबसे छोटा 2, फिर अगर बराबर चल रहा है तो चलने देंगे, और फिर सब उससे बड़ा वाला, ऐसे अगर मैं सेट कर दूं तो फिर आपके सारे एलिमेंट भी क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे, ठीक है। हर एक P1 Q1 के बराबर हो जाएगा, P2 Q2 के बराबर हो जाएगा, P3 Q3 के बराबर हो जाएगा। एंड आफ्टर रीनंबरिंग, इसका मतलब यही है कि मैंने उनको सेट कर दिया है। आफ्टर रीनंबरिंग, कौन से को? Q वाले को कर लेते हैं, द Q's। आफ्टर रीनंबरिंग द Q's वी हैव Pi इक्वल्स टू Qi फॉर ईच i, हर एक i के लिए। यानी कि i की वैल्यू 1 रखी आपने तो P1 बराबर Q1 हो जाएगा, 2 रखा P2 बराबर Q2, इस तरह से सारे के सारे अपने पास क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, अगर आपने रीनंबरिंग कर दी तो।
नहीं करिए तब हो सकता है कि P1 ये P2 बराबर नहीं, ये P1 अलग है, Q1 इधर अलग है अपने पास। जैसे ही नंबर से सेट करोगे आप, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो बराबर आ जाएंगे, चाहे कोई भी ऑर्डर अपने पास हो रहा हो। ये करते थे 1092, इसको फैक्टर में कैसे तोड़ते थे बचपन में? सबसे पहले किससे भाग देते थे? 2 से। तो ऐसे लिखते थे, क्या आता था 546, फिर इधर 2, क्या आएगा 273, 3 आएगा ना, फिर 3 से क्या आ जाएगा 91, फिर 7, ठीक है, ऐसे करते थे अपने पास बचपन में। क्या होगा ना ये तो, ठीक है। तो यही तो चीज है कि आप फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिख पा रहे हो, और कैसे प्राइम नंबर्स की चीज में, वही चीज यहां पर है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए इसके, 2, 2, 3, 7, 13। साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो अब छोटे रहे नहीं है तो ऐसे लिखना नहीं है, अब हम डायरेक्ट चीजों को लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको कोई कह दे 100, तो पहले तो आपके माइंड में ये आ गया 10 × 10, फिर मैं क्या करूं इसको 2 × 5, 2 × 5, तो डायरेक्टली 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो अब क्योंकि आपके माइंड में ये पता है कि 10 की पावर 2 होता है, ठीक है, तो उसको 2 × 5 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो डायरेक्टली हमें कोशिश करना है उसको फैक्टर्स में लिख सके, प्राइम वालों में तोड़ के। और कुछ एक तो ये ध्यान होने चाहिए, जैसे 999 हो गया, क्योंकि ये ऐसे नंबर हैं जो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आ जाते हैं, और वहां पर अगर डायरेक्टली आप निकालने बैठे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए ये कि 37 × 3 × 3 × 3, ये, या फिर इसको 37 × 27 भी हम कह सकते हैं, बट हमें क्या चाहिए, प्राइम, तो ऐसे लिखेंगे हम, या फिर 37 × 3 की पावर 3। और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा वो तो आगे जब आएगा तो मैं बता दूंगा वहां पे, क्योंकि 999 के लिए पूछा हुआ था वहां पर, ठीक है। तो अगर किसी को फैक्टर ध्यान थे तो उसके लिए फिर ये थोड़ा आसान हो गया कि 37 से होता है, बाकी अपने पास हो जाएगा। नहीं तो ढूंढने बैठोगे तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपने किया 111, फिर दोबारा से भाग दिया, फिर वो थोड़ा सा वो हो जाता है, होने को तब भी हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक लिख लेंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। GCD हमने पहले लिख लिया था, HCF, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो पढ़ रहे हैं GCD, LCM, ये सारे के सारे आपके ग्रुप थ्योरी में काम में आएंगे, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली लिखा जाएगा 10 और 5 का GCD, इसका GCD, इसका LCM, तो वहां पे कोई निकलवाएगा नहीं। तो स्टार्टिंग में इनकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी वो चीज बाद में अपने पास काम में आएगी। लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता था कि ऐसा कोई नंबर, जैसे मान लो आपके पास 20 और 16 है, क्या करते थे, ऐसे करते थे 2, 10, 8, कोमा लगा लेते थे कई जगह, ठीक है, 5, 4, और फिर ये और हो रहा है तो ये कर दो ऐसे। अब कई तो यहीं पे भी रोक लेते थे, कुछ इससे भी आगे कर देते थे 1, फिर इसको कर दिया कि सर ये भी 1, 1 ऐसे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही आ जाती है, समझने वाले समझ जाते हैं। 2, 2, 2 ये अपने पास हो गया, और 5 और 2 ये बच जाता है, कितना हो गया 40, ठीक है, 40 हुआ ना, नहीं 2, 2, 2 8 और ये 16, 80, ठीक है। तो 80 सबसे छोटा ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो दोनों का अगर अपन लेने, देखो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है और इसका भी, इससे नीचे कोई नहीं मिलेगा, इससे नीचे आपको -80 भी है वैसे तो, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव वालों की। LCM और GCD जब भी हम बात करेंगे तो पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा अपने पास 80 ऐसा आएगा। अब ऐसे तो इसके तो कौन कौन से मल्टीपल है, 40 भी है, इसको 3 से करेंगे तो 60 भी है, बट फिर वो इसके नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटा ऐसा जो दोनों का हो उसको हम क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी कि इनका मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन यानी दोनों में होना चाहिए, और लिस्ट यानी कि सबसे छोटा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लेंगे पहले, तो निकालना आपको अच्छे से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर्स A and B
इज द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू इंटीजर्स ए एंड बी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर is the smallest positive integer that is multiple of is the smallest positive integer that is multiple of both a and b। सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ बोथ ए एंड बी। एंड वी विल डिनोट दिस, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, बाय एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और करके इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन जो अपने काम में आएगी, जैसे जीसीडी की लिखते थे वैसी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है कि जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल कह रहे हो तो उससे नाम से पता चल गया ये वाली डेफिनेशन। तो नेक्स्ट लिखेंगे लेट 0 नॉट इक्वल्स टू ए बिलोंग्स टू जेड। जेड यानी कि इंटीजर्स का सेट। ये इस तरह से लिखा जाता है। इस चीज का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये आपका इसमें तो आ रहा है इंटीजर में, और इसके बराबर नहीं है। ठीक है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अपने पास कोई भी नंबर ये है। एंड सिमिलरली 0 नॉट इक्वल्स टू बी बिलोंग्स टू जेड, यानी दो नॉन जीरो इंटीजर आपने ले लिया, ऐसे भी कह सकते हो इसको, दो नॉन जीरो इंटीजर ए और बी। देन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A and B, then the least common multiple of A and B is the positive integer, कुछ नाम दे देंगे, M लिख लेंगे, is the पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। जब जीसीडी की बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो वो आपका क्या कर रहा था, दोनों को डिवाइड कर रहा था। जैसे ए और बी का जीसीडी हमने देखा था कि सबसे डिवाइजर की बात कर रहे हैं तो पहले तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए, पहली कंडीशन ही वो हो गई। ठीक है, कॉमन की बात कर रहे हैं तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नंबर। और थर्ड क्या कर रहे थे, ग्रेटेस्ट, तो ऐसे सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां पे क्या करें, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो पहली चीज तो इनका मल्टीपल होना चाहिए दोनों का। दूसरी चीज, अब मल्टीपल है इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों नंबर उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे अभी आपने क्या किया था, 12 और किसका निकाला था, 20 और 16 का 80। तो ये दोनों नंबर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास क्या आ जाती है कि ए भी डिवाइड करेगा किसको, एम को, एंड बी भी डिवाइड करेगा एम को। ये डिवाइड के लिए लिखते हैं, ए डिवाइड्स एम एंड बी डिवाइड्स एम। अच्छा, आपको पता है कि एलसीएम एम है, उसके अलावा कोई नंबर ऐसा मिल गया कि उसको, मान लो सी मिल गया कि उसको ए भी डिवाइड कर रहा है और बी भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन आएगी, अब आपको पता है कि सबसे छोटा तो 80 है, अब आगे डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसी का तो मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं, तो फिर ये खुद भी उसको डिवाइड करेगा। देन आपका जो m है वो भी उस c को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इस वाले केस में क्या लिखते थे कि डी ए को, अगर कोई ऐसा अपने पास जीसीडी मिल जाता है सी कि वो ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो आपका डी है वो वो डी को भी डिवाइड करता था, इस तरह से लिखते थे। इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर कोई एक नंबर एम तो आपका लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, उसको तो दोनों डिवाइड करेंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई नंबर आपको पता चल गया कि इसको भी ए और बी डिवाइड कर रहे हैं, तो कंफर्म है फिर वो उसका मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो m आपका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल था वो भी उस c को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। m डिवाइड्स c। ठीक है, अब कोई नंबर वैसे तो निकालने का कोई है नहीं, एलसीएम ऑफ नोट डाल के लिख लेंगे, स्टार कुछ लगा के।
LCM of 0 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों जीरो तो बात ही नहीं करेंगे, और वैसे भी हमने वो जीरो नॉट इक्वल्स टू लिखा है डेफिनेशन में सबसे पहले। 2 6 का एलसीएम जैसे लिख लेंगे, 2 4 लिख लो फॉर एग्जांपल। 2 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास जो दो नंबर दिए गए हैं मान लो, ठीक है, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करने पर सीधा ही आ रहा है, तो ये तो आपका जीसीडी हो जाता है, ये आपका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, बड़े वाला तो एलसीएम हो जाता है, मल्टीपल है क्योंकि, और ये डिवाइजर है तो सबसे छोटा, क्योंकि ये तो कॉमन मिल ही जाता है उसमें। ठीक है, तो यही मिल जाता है। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तब थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, जैसे 7 और ये आपका हो गया 14, तो 15 कर लिया मान लो आपने। ठीक है, या इसको भी कर लेते हैं 21 कर लेते हैं, 21, तो फिर थोड़ा सा मामला अब, क्योंकि 15 इसको सीधा सीधा डिवाइड कर नहीं रहे छोटे वाला। ठीक है, तो फिर अपन फिर निकालना पड़ेगा अपने को। अब निकालेंगे कैसे? डिवाइजर, दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या है? 21 है ना, 21 और 15। ठीक है, किससे? अब इसको सिंपल सा, इसको डिवाइड कौन कौन कर रहा है? 3 7 दिख रहा है वो तो। ठीक है, इधर 3, तो क्या आ जाएगा अपने पास? जीसीडी तो 3 आ जाएगा। और एलसीएम, ठीक है, एक कंडीशन और होती है कि इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू होता है आपका जीसीडी इंटू एलसीएम। मोड लगा के, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लेंगे, जीसीडी इंटू एलसीएम। तो अगर आपको ये मान लो जीसीडी पता चल गया तो इसको इधर ले आओ 3, तो ये आ जाएगा 105, आपका क्या आएगा? एलसीएम। चाहो तो करके देख लेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा, और यहां से करेंगे तो भी अपने पास आ जाएगा। तो वो तो अभी लिखेंगे हम आगे उस चीज को। तो 2 6 का क्या आ जाएगा अपने पास? एलसीएम 2। ठीक है, -2 6 का एलसीएम, अच्छा सॉरी एलसीएम लिख रहे हैं ना 6। ठीक है, -2 और 6 का, इसका भी 6, 2 और -6 का, इसका भी 6, -2 -6 का, इसका भी 6। ठीक है, ये अपने पास पॉजिटिव रहेगा और वो सेम ही नंबर रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम जीसीडी में ये भी चीज, ए बी का, -a और b का, a और -b का, -a -b का, दोनों ना नेगेटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो, इधर वाला नेगेटिव ले लो, या दोनों पॉजिटिव ले लो, जीसीडी आपके पास सेम रहेगा, पॉजिटिव वाला ही। ठीक है, इसी में लिख लेंगे नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन जीसीडी एंड एलसीएम। अभी जो बताया वही, दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन जीसीडी ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। रिलेशन बिटवीन जीसीडी ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। लेट a greater than 0 and b greater than 0. Let a greater than 0 and b greater than 0, then उस केस में तो क्या होगा? LCM of AB into GCD of AB equals to a into b। दोनों पॉजिटिव है तो मोड लगाने की जरूरत ही नहीं है। और इसी चीज को अगर नोट डाल के लिख लेंगे, इफ a नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b नॉट इक्वल्स टू 0, देन, तो उस केस में फिर मोड लगा लेंगे, तो लिख लेंगे जीसीडी ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल्स टू मोड ऑफ ए बी, ए इंटू बी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है फिर, तो नेगेटिव होगा तो, क्योंकि ये तो जीसीडी एलसीएम तो आपके पॉजिटिव ही आएंगे, तो फिर उधर मोड लगा देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, चाहो तो जैसे फॉर एग्जांपल लिख सकते हो, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6, जीसीडी ऑफ 4 एंड 6 क्या आ जाएगा? एलसीएम और जीसीडी दोनों 4 और 6 के,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऐसा नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो। 12 ऐसे करते थे ना, 12 इसको सॉरी 4 और 6 है तो इसको तो 2 इंटू 2 लिखते थे और 6 को 3 इंटू 2 लिखते थे। जो कॉमन वाला है उसको तो एक बार गिनते थे, बाकी एक एक बार गिन लेते थे, ये तो करते थे। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो एलसीएम और जीसीडी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो लिख लेंगे 4 इंटू 6 24 और जीसीडी इंटू एलसीएम वो भी 24। इसी में स्टार डाल के जीसीडी ऑफ एन ए कोमा एन बी इक्वल्स टू एन इंटू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी। कोई नंबर है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा रखा है किसी एक कॉमन नंबर से, ठीक है, तब जीसीडी निकाल रहे हो और पहले आपने जीसीडी निकाल लिया और फिर वो जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवा रखा था उससे बाहर से मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। जैसे 4 6 अभी आपने लिखा था, ठीक है, तो एक्चुअल में 2 इंटू 3 और 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 अपने पास, तो ये n मान लूँ मैं इसको। ठीक है, तो मैं 2 और 3 का जीसीडी निकाल लूँ, क्या आएगा अपने पास 1, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 से डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि प्राइम है दोनों के दोनों, प्राइम जब भी होंगे तो दोनों में कॉमन मल्टीपल 1 ही आएगा अपने पास। ठीक है, तो 1 इंटू 2 तो 2 आ जाएगा अपने पास, इन दोनों का जीसीडी 2 अभी अभी निकाला था हमने। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या आया था 12। ठीक है, और 2 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 2 12, बात वही है अपने पास। एक इसमें लिख लेंगे जीसीडी ऑफ या एल, ये तो जीसीडी के लिख लिया एज इट इज, एलसीएम के लिए लिख देंगे एलसीएम ऑफ एन ए कोमा एन बी इक्वल्स टू एन इंटू एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। एक लिख लेंगे जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। जीसीडी ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, पहले जीसीडी निकाल लो फिर स्क्वायर कर लो, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर पहले किया हुआ है उसका जीसीडी निकाल लो, बात एक ही अपने पास। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें थी। अब जहां से क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो चीज स्टार्ट होती है इसमें कॉन्ग्रेंस की। ठीक है ये भी अपने पास डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन, इसको थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से लिख देते हैं हम डिवाइड वाली चीज को, तो वो कॉन्ग्रेंस अपने पास हो जाती है। जैसे आपने कभी पढ़ा भी होगा 2 कॉन्ग्रेंट 2 6, ये मान लो इस तरह से मोड लग जाता था तो कुछ है ना, ये अलग अलग चीजें अपने पास पढ़ी होगी आपने, तो अब उसको अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से अपने पास कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। ठीक है, ये चीज अपने पास वैसे भी काम में आती है, जैसे आपसे मान लो पूछ लिया उसने लास्ट डिजिट बताओ, ठीक है 2 की पावर 900, इसकी लास्ट डिजिट बताओ। अब 2 की पावर 900 तो निकालने बैठेंगे नहीं हम, है ना, तो फिर वहां पर ये चीजें काम में आती है। लास्ट डिजिट की जब बात करेंगे तो मोड 10 का ऑपरेशन अपने पास लग जाएगा वहां पर। अगर लास्ट 2 डिजिट उसने पूछ ली तो मोड 100 का ऑपरेशन लग जाएगा, 3 डिजिट पूछ ली तो मोड 1000 का। तो ऐसे अलग अलग ये मोड में अपने पास चीजें चलेंगी, कॉन्ग्रेंस में चीजें। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस मोडुलो n। कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n। A congruence is refined statement of divisibility।
congruence is refined statement of divisibility. डेफिनेशन लिखेंगे, लेट m be a fixed integer. यहां पर n लिख रहे हैं तो n लिख लो, लेट n be a फिक्स्ड इंटीजर. कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो n लिखा है ना, तो n लिख लो, m लिखा हो तो m लिख लो, एक ही बात हो तो. then an integer a is said to be congruent to other integer b then an integer a is said to be congruent to other integer b modulo n. b modulo n, modulo n के रेस्पेक्ट में कब कहलाएगा? if n divides a minus b. if n divides a माइनस बी, अगर n आपका a माइनस बी को डिवाइड करता हो तो. एंड दिस इज सिंबॉलिकली रिटन एज, सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मोड n, मोडुलो n. नंबर 1. इसी एक्सप्रेशन को हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं. ठीक है, एक्सप्रेशन 1 इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. इक्वेशन मत बोल देना कि इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन में अपने पास इक्वल का साइन आता है. ठीक, एक्सप्रेशन 1 इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस, कोमा लगा के. n इज कॉल्ड मोडुलो ऑफ कॉन्ग्रुएंस. n is called the modulo of congruence. And b is called a residue of a. a mod n. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 67 कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 13. ठीक है, 67 माइनस 2 65, 13×5 डिवाइड हो रहा है. ठीक है, a माइनस बी डिवाइड किससे होना चाहिए? 13 से, जो मोड m आपका उससे डिवाइड होना चाहिए. बिकॉज लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, बिकॉज 13 डिवाइड्स 67 माइनस. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेंगे हम, दैट इज करके. ये तो मतलब वैसे नोट डाल के लिख लो, या तो a congruent to b mod n. This implies a congruent to b mod n if
इम्प्लाइज लिख लो या इफ लिख लो, इफ n डिवाइड्स a माइनस बी, या ऐसे कहें कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ n। भाई n किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है यानी पूरा पूरा वो पार्ट उसमें है, तो वो जो दूसरा वाला नंबर है वो उसका मल्टीपल होगा कहीं ना कहीं। जैसे मान लो 6 है, ये 12 को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो नंबर है a माइनस बी आपका जो नंबर है ये इसी का तो मल्टीपल है, देखो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो सेकंड इसी को लिख सकते हैं, दैट इज करके a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n इफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ n, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ n, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कई सारे जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें ऐसे भी लिख देता है वो, इसका मतलब भी वही है, a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n, तो n को यहां लगा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल करके लिख लेंगे। 6 कॉन्ग्रेंट टू 3 मोड 4 सही है क्या? बताओ। नहीं है, क्यों? 4 डजंट डिवाइड 6 माइनस 3, डिवाइड नहीं कर रहा किसको? 6 माइनस 3 को। तो फिर 6 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 3 मोडुलो 4। अगर मोडुलो चेंज कर देंगे, मान लो मोडुलो 3 कर दिया आपने, ठीक है, तो ये चीज सही हो जाएगी। तो मोडुलो साथ में लिखेंगे, 6 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 3 मोडुलो 4। ठीक है, 6 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 3 मोडुलो 4। 2 के इसकी जगह 3 की जगह अगर 2 लिख ले तो एक और एग्जांपल लिख लो, 6 कॉन्ग्रेंट टू 2 मोड 4 सही है, क्योंकि 4 डिवाइड कर रहा है 6 माइनस 2 को, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे हम, एक दो का प्रूफ जो बेसिक वाली है वो प्रूफ वगैरह भी कर लेंगे, साथ में काम आ जाएगा। और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फिर वो बाद में अपने पास करेंगे। तो प्रॉपर्टीज करके लिख लेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रेंस या सिंपल प्रॉपर्टीज लिख लो। ठीक है, नंबर 1 ए कॉन्ग्रेंस टू ए मोड n। ठीक है, ऊपर लिखना चाहो तो एक ऐसे लिख सकते हैं, जब n जो अपन काम में रह रहे हैं, लेट n ग्रेटर देन 1, लेट n ग्रेटर देन 1 एंड ABCD जो हम यूज में लेंगे वो आपके इंटीजर्स हैं, एंड ABCD आर एनी इंटीजर्स, ABCD आर एनी इंटीजर्स, देन नंबर 1 ए कॉन्ग्रेंट टू ए मोड n। और इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़े थे, खुद का खुद से रिलेशन, वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती थी। अगर a का b से रिलेशन है, कोई भी कुछ भी रिलेशन हमें नहीं पता, और वही रिलेशन b का a के साथ है, तो ये अपने पास सिमेट्रिक वाली कंडीशन हो जाती थी। और थर्ड होती थी a का b से रिलेशन, b का c से रिलेशन, तो फिर a का c से रिलेशन, वो अपने पास ट्रांजिटिव। तो जो कॉन्ग्रेंस ये है आपका जो है तीनों, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, तो ये जो आपका रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, यानी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो हमने फर्स्ट वाला ही लिखा है। वैसे भी a को ये क्या करोगे, इसका मतलब क्या है कि a माइनस a इज मल्टीपल ऑफ n। ठीक है, ऐसे कहें डिवाइड बाय, तो वो चीज तो मल्टीपल तो होगा ही होगा, क्योंकि a माइनस a क्या आएगा 0, किसी भी नंबर को 0 तो मल्टीप्लाई करके बना ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सेकंड इफ a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n, मोड n, दिस इंप्लाइज b कॉन्ग्रेंट टू a मोड n। ब्रैकेट में लिख लेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
थर्ड A congruent to B mod n and B congruent to C mod n, then A congruent to C mod n and B congruent to C mod n. This implies A congruent to C mod n. A B से B C से, तो फिर A आपका C से हो जाएगा. इसको लिख लेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी नीचे दैट इज करके लिख लेंगे. दैट इज कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. कॉन्ग्रुएंस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, चाहो तो इन तीनों का प्रूफ साथ के साथ ही लिख लेंगे. प्रूफ करके लिख लो. नंबर 1 फर्स्ट वाले का, n आपका कोई भी नंबर हो वो 0 को तो डिवाइड करता ही है. ठीक है, 0/5 ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, दिक्कत ही नहीं है. दिक्कत तो कब आती है, 5/0 लिखते हैं तब, वो नहीं करते हम. ठीक है, तो n डिवाइड्स 0. दिस इंप्लाइज n डिवाइड्स a माइनस a. और इस कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, a कॉन्ग्रुएंट टू a mod n. ये तो होते, अगर n आपका a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो उसको a कॉन्ग्रुएंट टू b mod n लिखते थे. सिमिलरली सेकंड वाले का प्रूफ, इफ a कॉन्ग्रुएंट टू b, ये दिया हुआ उसने mod n, तो इसका मतलब क्या हुआ कि n आपका डिवाइड कर रहा है a माइनस b को. अगर a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो इनके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा. ठीक, अगर भाई मान लो 2 आपका 4 को डिवाइड कर रहा है तो माइनस 4 को भी तो डिवाइड करेगा, इसमें कोई इश्यू थोड़ी है. ठीक है, तो n डिवाइड्स b माइनस a, तो फिर ये क्या हो जाएगा अपने पास, b कॉन्ग्रुएंट टू a mod n. सिमिलरली थर्ड वाला, a congruent to b mod n, if a congruent to b mod n, वहां से क्या लिख सकते हैं, n डिवाइड्स a माइनस b. या फिर ऐसे कहें a माइनस b n का मल्टीपल होगा. ठीक है, a माइनस b n का मल्टीपल होगा तो कुछ k1 इंटू n टाइप का होगा, ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू k1 इंटू n. इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं. k1 आपका यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर होगा, कुछ भी हो सकता है. उधर साइड में लिख लेंगे इफ दूसरा क्या था, b कॉन्ग्रुएंट टू c mod n, देन n डिवाइड्स b माइनस c, यानी कि b माइनस c आपका n का मल्टीपल होगा. तो हो, अब ये जरूरी थोड़ी दोनों बराबर ही हो, कुछ और हो सकता है, तो हम k2 नाम दे देते हैं उसको. ठीक है, इक्वल्स टू k2n. यहां पर भी k2 आपका बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको सेकंड नाम दे देते हैं. आपको क्या प्रूफ करना है कि a कॉन्ग्रुएंट टू c, यानी a माइनस c मल्टीपल होना चाहिए n का, तो हम a माइनस c लेके चलते हैं. अब आपके पास जो कंडीशन है वो a माइनस b और b माइनस c है, तो कहीं ना कहीं b इसमें ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो कर दो a माइनस b प्लस b, माइनस b प्लस b दोनों कर दिए, और a की माइनस c एज इट इज. a माइनस b को मैं लिख सकता हूं k1n, और b माइनस c को लिख सकता हूं k2n. k1 प्लस k2n. ठीक है, k1 आपका इंटीजर था, k2 आपका इंटीजर था, तो कंफर्म है फिर k1 प्लस k2 भी क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो फिर ये क्या आ गया, a माइनस सी, n का ही तो कोई मल्टीपल, यहाँ पे कोई इंटीजर आ जाएगा, उसका क्या आ गया, मल्टीपल आ गया. इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, a माइनस सी इक्वल्स टू कुछ k3 लिख दो, k3n, k1 प्लस k2 को.
तो वैसी कंडीशन बन गई जैसे पहले थी। एंड K3 बिलोंग्स टू Z, तो फिर क्या आ जाएगा, A कॉन्ग्रेंट टू C मोड N, A कॉन्ग्रेंट टू C मोड N। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे, A की पावर K कॉन्ग्रेंट B की पावर K मोड N इफ A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N, या चाहे तो पहले ऐसे लिख लो, इफ A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N देन A की पावर K कॉन्ग्रेंट टू B की पावर K मोड N, यानी बराबर पावर आप बढ़ा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले लिख दिया तो बाद में ये साथ में ये कंडीशन कि अगर ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, प्रूफ लिखना चाहो तो लिख लो। फर्स्ट क्या दिया हुआ, इफ A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N, इफ A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N तो इसको मैं दो बार लिख लूं, A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N एंड A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N। तो यहां से जैसे अपने पास ये होती है A कॉन्ग्रेंट टू B और B कॉन्ग्रेंट टू, ये मान लो C है, C कॉन्ग्रेंट टू D, तो इनको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं अपन। ठीक है, वो कंडीशन पहले लिखवाई नहीं है ना, चलो वो इसके बाद आ जाएगी वो कंडीशन। तो बात वही है कि आप फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करवा दो, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करवा दो, मोड सेम होना चाहिए, मोड N में ही चल रही है सारी चीजें, तब ये चीज। तो अगर यहां पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर कॉन्ग्रेंट टू B स्क्वायर मोड N, यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं। सिमिलरली एक बार और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, A क्यूब कॉन्ग्रेंट टू B क्यूब मोड N एंड सोन चलता हुआ जाएगा, A की पावर K कॉन्ग्रेंट टू B की पावर K मोड N। ठीक है, मल्टीप्लाई वाली अभी आगे आ जाएगी तो उसमें लिख लेंगे। नंबर 5 नेक्स्ट, इफ A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो या यहां पे मोड N लगा लो, इसको नहीं लिखो तो, देन KA कॉन्ग्रेंट टू KB where K belongs to Z integers, where K belongs to Z integers, यानी कोई इंटीजर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में, इफ A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N एंड C कॉन्ग्रेंट टू D मोड N, A कॉन्ग्रेंट टू B मोड N एंड C कॉन्ग्रेंट टू D मोड N, उस केस में A प्लस C कॉन्ग्रेंट टू B प्लस D मोड N और AC कॉन्ग्रेंट टू BD मोड N। ठीक है, कि फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A माइनस B, सॉरी C है ना, A माइनस C कॉन्ग्रेंट टू B माइनस D। दोनों तरफ सेम नंबर आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट डालते जाओ अलग अलग। सपोज दैट Px be any polynomial with, suppose that Px be any polynomial with coefficients in Z। ठीक है, Px आपका ये पोलिनोमियल है, मान लो इस तरह से 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह से कोई पोलिनोमियल है। ठीक है, जिसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये वाले
2 3 जो लगे हुए ये आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर्स में होने चाहिए, उसकी बात कर रहा है। सपोज px बी एनी पोलिनोमियल विद कोफिशिएंट इन z डॉट अज्यूम दैट a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n, और ये कंडीशन आपको दी हुई है, अज्यूम दैट a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n। उस केस में pa कॉन्ग्रेंट टू pb होगा मोड n के रेस्पेक्ट। ये चीज आगे हम काम में भी लेंगे जब डिविजिबिलिटी वाली जो कंडीशन है वो निकालेंगे वहां पर, कि कोई पोलिनोमियल है अगर 2 और 3 मान लो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है मोड n में, तो उस केस में p ऑफ 2 यानी 2 रख के जो वैल्यू निकालूंगा मैं वो, और p ऑफ 3 जो कंडीशन है वो आपके पास क्या रहेगी, कॉन्ग्रेंट रहेगी, क्योंकि जैसे आप 2 रखोगे तो ओवरऑल तो एक वैल्यू बन जाएगी ना कुछ नंबर बन जाएगा, 3 रखोगे तो वो भी वैल्यू बन जाएगी, तो वो दोनों जो वैल्यू आएंगी p ऑफ 2 और p ऑफ 3 वो आपकी क्या रहेंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट रहेंगे उस मोड n के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट, इफ a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n एंड इफ वी डिवाइड, अगर आपका a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n दिया हुआ है और आप n से दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर सेम बचेगा, ठीक है। इफ वी डिवाइड a एंड b सेपरेटली बाय n देन रिमाइंडर विल बी सेम। देन रिमाइंडर विल बी सेम। ठीक, आपने वो चीज लिखी थी a की पावर k कॉन्ग्रेंट टू b की पावर k मोड n, अगर आपको ये दिया हुआ था a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n, ठीक है, यहां से ये चीज लिखी थी हमने। ये दिया हुआ तब ये नहीं कह सकते a की पावर k कॉन्ग्रेंट टू b की पावर k मोड n, तब आप ये नहीं कह सकते कि a कॉन्ग्रेंट टू b होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें चाहो तो नोट डाल के लिख लो ये, इफ a की पावर k कॉन्ग्रेंट टू b की पावर k मोड n देन a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n नीड नॉट टू बी ट्रू। तो इसका सही होना कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट टू 2 की पावर 2 मोड 5 हो रहा है क्या, 9 माइनस 4 5 का है अपने पास, ठीक है, बट क्या 3 कॉन्ग्रेंट टू 2 मोड 5 है, नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर a कॉन्ग्रेंट टू b मोड n दिया हुआ तब आप ये कह सकते हो, पावर बढ़ाते हुए जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दिया हुआ तो आप उसके लिए नहीं कह सकते, उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दे दिया। जहां पर ये ऐसी चीजें आती हैं कि अपोजिट प्रूफ नहीं है, यही ऐसी चीजों से मोस्टली आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ताकि मोस्टली ये तो सबको ध्यान रहेगा, बट अपोजिट कहाँ हो रहा है, फेल कहाँ हो रहा है, तो नॉर्मली लिख देगा कि ये दिया हुआ है तो इम्प्लाइज दिस। जैसे ऑप्शन पूछ लिया उसने कि कॉन्ग्रेंट के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताओ, और सिंपल ये लिख दिया a कॉन्ग्रेंट टू b, b कॉन्ग्रेंट टू a, दिस इम्प्लाइज a कॉन्ग्रेंट टू b, ठीक है, ये पूछ लिया इस तरह से, तो ऐसे ऑप्शन बन जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान है कि ये वाला तो था बट इधर वाला नहीं था, तो वहां से जो है आसान हो जाएगी अपने पास। इसका हो गया, और प्रूफ दूसरे वाले का, प्लस वालों का तो करवाने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो प्लस और माइनस है वो तो सिंपली आप जैसे a कॉन्ग्रेंट टू b लिखा हुआ है तो उसको n डिवाइड्स a माइनस बी वहाँ से आ जाएगा, दूसरे वाले से c माइनस डी आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो आपकी जो कंडीशन है वो बन जाएगी। तो उसके प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं, वो तो बीएससी में अगर कहीं बच्चे आपके पास नंबर थ्योरी है नहीं बीएससी में तो उसमें कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। कहाँ तक लिख लिए थे, लास्ट, रिमाइंडर विल बी सेम, है ना। नेक्स्ट लिखो इसमें,
इफ A congruent to B, if A congruent to B mod n A congruent to B mod n, then GCD of AN equals to GCD of BN. A और N का GCD, B और N का GCD वो भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा. नेक्स्ट, if A congruent to B mod M mod M, और ये जो आपका M है वो डिवाइड करता है किसी नंबर N को, एंड M डिवाइड्स N, देन तो फिर आपका A congruent to B mod N होगा, ये भी हो जाएगा. सॉरी, N डिवाइड्स M, N डिवाइड्स, उल्टा लिख दिया, N डिवाइड्स N. ठीक है, इसको डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर है उसके भी कॉन्ग्रेंस में हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, और 3-4 इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आगे लिखेंगे जब आपके काम में आएंगी. अभी ज़्यादा थ्योरी करोगे तो फिर कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि कैसे क्या हो रहा है. तो थोड़े से क्वेश्चन करके देख लेते हैं यहाँ से. ठीक, काम में कैसे लेना है वो चीज़ की, जैसे आपने पढ़ा है, मान लो कॉन्ग्रेंस, ये चीज़ काम में कैसे आएगी. जैसे आपके पास क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द remainder when 5 की पावर 48 is divided by 24. Divided by 24. कि जब 5 की पावर 48 24 से हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताओ. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे नंबर थ्योरी में वहां से पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो वहां पे. ठीक है, तो करेंगे क्या यहाँ पर, अब 5 की पावर 48, आप दो तरीके, या तो इतने कैलकुलेशन है कि आप ये निकाल लो और उसको 24 से भाग दे लो, जो कि पॉसिबल है अगर हम फ्री बैठे हैं और कैलकुलेटर हाथ में है तो, बट एग्जाम के लिए वो चीज़ नहीं है. कैसे करेंगे इसको, 5 की पावर 48 को क्या लिख सकते हैं आप, 24 नंबर दिख रहा है कहीं पे, तो पहले तो इस 24 की तरफ, तो इसको ये कर सकते हैं 2 × 24. ठीक है, 5 की पावर, और 5 की पावर 2 क्या होता है अपने पास, 25. ठीक है, भाग किससे देना है, 24 से. तो 24 के रेस्पेक्ट में 25 को अगर मोड में लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, अगर इस पे मोड 24 का ऑपरेशन में लगा दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1. ठीक है, ये 24 इसको रख दो चाहे, वो तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा. क्यों भाई, इसमें से आपके पास कोई नंबर है मान लो 25, उसमें से आप जो भी नंबर है जिससे भाग देना चाह रहे हो वो या उसका मल्टीपल वो माइनस करते हुए जाओ. ठीक है, होता तो ये कि उस नंबर को जब तक माइनस करते हुए जाओ जब तक कि आपके पास उससे नीचे कोई नंबर नहीं मिल जाता, उससे छोटा. तो आपने फर्स्ट टाइम माइनस किया इसमें तो 1 बच गया अपने पास, तो काम हो गया. ठीक है, तो इसकी जगह हम 25 की जगह 1 लिख सकते हैं. 26 होता तो 2 लिख देते, 27 होता तो 3 लिख देते. वापिस 48 पे क्या हो जाता, 0 हो जाता अपने पास. ठीक है, और 49 पे वापस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 49 जब होगा तो आप इसमें से 24 एक बार माइनस करोगे, 25 बचा, फिर से माइनस करोगे 1. जब तक आपका 0 से और 24 के बीच नहीं बच जाता आप डिवाइड करते रहेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं.
तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 mod 24। तो इस चीज का मतलब यही है कि 24 से जब भाग दे रहे हैं इस नंबर को तो क्या बच रहा है अपने पास 1 बच रहा है। सो व्हेन 5 to the power 48 divided by 24 then the remainder is 1। अगर कोई नंबर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो वो तो 0 हो ही जाएगा, उसका तो काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कर लिया नोट। नेक्स्ट इसी में जैसे ही आ गया, फाइंड द रिमाइंडर when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial and so on 1000 factorial is divided by 8 is divided by 8 is divided by 8। ठीक है, फैक्टोरियल में नंबर कैसे लिखते हैं? जैसे आपके पास ये है मान लो 5 फैक्टोरियल, कैसे लिखते हो? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो जैसे ही आप 4 से ज्यादा जाओगे, 4 फैक्टोरियल से ज्यादा जाओगे तो 8 उसमें मिलेगा 4 into 2। भाई 4 फैक्टोरियल को आप लिखोगे तो क्या आएगा 4 into 3 into 2 into 1, यानी 4 और 2 तो मिलेगा ही मिलेगा उसमें। 5 में जाओगे तो उसमें भी 4 और 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। उससे ऊपर जितने में भी जाओगे उसमें ये दोनों टर्म तो आपको मिलेगी, यानी कि 8 4 into 2 का मतलब है 8, क्योंकि 8 से डिवाइड की बात कर रहे हैं हम, तो 8 वाली जो टर्म है वो इसमें मिलेगी। कब? जब 4 फैक्टोरियल से ऊपर की जितने भी टर्म्स हैं। तो अगर उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब वहां तो 0 हो ही जाएगा अपने पास, क्योंकि 8 से ही तो भाग देना है। तो खेल सिर्फ कितना बचा? इतना। ठीक है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन 1000 फैक्टोरियल इक्वल्स टू, इसको मान लो ऐसे नाम दे दिया आपने 1000 फैक्टोरियल। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल मोड 8। मोड 8 चाहो तो साइड में लिख लेना, k फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 8। k फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 8, ये 8 से डिविजिबल होता है व्हेन k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। 4 से ज्यादा अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये 8 से डिवाइड होगा। बस अब कितना बचा? ये तो अब 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2, ये 3 into 2 6, तो ये हो गया 9। और मोड 8 में 9 को क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, तो 1 मोड 8 अपने पास। तो जब आप रिमाइंडर निकालोगे इस टर्म को, अब इतनी बड़ी टर्म हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने कॉन्करेंस पढ़ रखा है तो सिंपल आपको क्या कहना है कि अगर मैं इसको करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा अगर 8 से भाग देता हूं। ठीक है, लास्ट डिजिट के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया था, वैसे लिखवाऊंगा मैं बाद में कि लास्ट डिजिट के लिए क्या ऑपरेशन बताया था? मोड 10 का। ठीक है, लास्ट डिजिट जब आपने निकालनी हो तो लिखें फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ सेवन की पावर 307। इसको करके देखो क्या आ रहा है। 7 to the power 307।
फर्स्ट एक तो ये लिखी थी हमने प्रॉपर्टी, ध्यान हो तो A कॉन्ग्रेंट टू A मोड n, ये तो होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मोड 10 का मतलब है कि 10 से बड़ा नहीं लिखना आपको, उससे ज्यादा जाता है तो उसमें से 10 माइनस कर दो। ओवरऑल आपको जो ये वैल्यू है ये 10 से छोटी रखनी है। जैसे मान लो 21 चली गई तो 10 दो बार 10 माइनस कर दिया तो 1 लिख दिया। 29 चली गई, दो बार 10 माइनस कर दिया, 9 बच गया। 0 से 9 के बीच अपने पास नंबर बचना चाहिए, ठीक है। मोड 11 है 0 से 10 के बीच, ठीक है। कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है तो 0 से n-1 तक वो नंबर यहाँ पर अपने पास बचना चाहिए, ठीक है। n जाते ही तो माइनस कर देंगे उसमें से, तो 7 को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 कॉन्ग्रेंट टू 7, वैसे भी 7 - 7 0 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल है इसका। अब इससे यहां तक कैसे पहुंचे, पावर में बढ़ना है अपने को, तो एक पावर बढ़ा लेते हैं, तो 7 की पावर 2, इधर क्या आ जाएगा 49, ठीक है। तो 49 को मोड 10 में क्या लिखेंगे, 9 लिख लेंगे, 9 मोड 10, ठीक है। एक पावर और बढ़ाते हैं, क्या आएगा 63, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 60 तो हट जाएगा, 10 10 10 माइनस करते हुए जाएंगे। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, 7 9 63, 63 तो हुआ, तो 3 बच गया अपने पास। एक बार और कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा अपने पास, 1 मोड 10। कोशिश ये करना कि 1 आ जाए अपने पास, उसका फायदा ये होगा अब इस पावर के पास हम सीधा जाएंगे इसके आसपास, क्योंकि इधर अपने को फिर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इधर तो 1 है तो पावर बढ़ा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब 4 को और इसके पास लेके जाओ तो कितनी पावर करें डायरेक्ट, अगर इसको मैं 50 से करता हूं तो 200 हो जाएगी, ठीक है। 60 से करता हूं तो 240 हो जाएगी, 70 से करता हूं तो 280 हो जाएगी, 80 से 320 तो ऊपर चला गया। तो बीच में कहीं आसपास देखो कि कहाँ इसके आसपास, इसके 304 302 वहां पर कहीं पहुंच रहे हो तो 304 पहुंच जाएंगे। किस पे बताओ, 70 पे तो 728 280 हो रहा है, तो 70 से तो ऊपर ही ओबियसली सी बात। 75 पे कितना हो जाएगा, करके देख लो एक बार डिवाइड। 307 को आपने डिवाइड कर दिया इससे, क्या है 4, 28 2 कितने पे जा रहा है 6, तो 76 तक तो जा रहा है ना सीधा सीधा। तो 76 पावर सीधी बढ़ा दो, 7 की पावर 4 थी और इसकी पावर मैंने कर दी 76। क्या कहा था, a की पावर k और इधर b की पावर k, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भी कर देंगे 1 की पावर 76 मोड 10, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा इधर, तो 7 की पावर 304 कॉन्ग्रेंट टू 1 मोड 10। हमें कहां तक जाना है 307 तक। अब एक एक बढ़ा लो, एक बार मल्टीप्लाई किया तो इधर 7 आ जाएगा, एक बार और मल्टीप्लाई किया तो इधर तो 306 और इधर क्या आ गया 49। 49 को वापस क्या लिख देंगे 9, और एक बार और कर दो, क्या आ जाएगा 3 मोड 10। तो जब आप 7 की पावर 307 निकालोगे तो जो लास्ट डिजिट है वो आपकी आएगी 3, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहुंचना है। जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी है उन्हीं को यूज करते हुए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब आ रहे हो, क्लास खत्म होने वाली है जब, ठीक है। क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है, पहले वाली क्लासेस रिकॉर्डेड एक बार देख लेना ताकि चीजें ध्यान हो जाए। वैसे कॉन्ग्रेंस का पूरा अलग ही चलेगा तो इतनी कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब थोड़े से नंबर खुद से ट्राई करके देखना कि इसकी पावर इतनी हो, उसका मोड कितना आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन तो खैर आपको मिल ही जाएंगे, फिर भी लिख लो। 2-4 क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100, ये तो नोट कर लो। इसकी यूनिट डिजिट 2 की पावर 100 करके देखना क्या आती है। और 7 की पावर 307, इसकी लास्ट 2 डिजिट, यानी कि क्या करोगे
मोड एंडेड लगाओगे फिर वहां पे। ठीक है, और 3 की पावर 308, इसकी भी लास्ट 2 डिजिट, यही लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, एक कर लेना फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 19 इज डिवाइडेड बाय 20, यानी मोड 20 का ऑपरेशन चलेगा। फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 19 इज डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, ये एक बार करके देखना, फिर और इसमें थोड़ा सा 2-4 और क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक और लिख लो इसमें, कॉन्ग्रेस पॉलिनोमियल वाला बता दिया था ना आपको, px वाली वो कंडीशन लिखवा दी थी ना, fx इक्वल्स टू 2x टू द पावर 104 माइनस 5x टू द पावर 51 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 1। देन फाइंड रिमाइंडर व्हेन f of 29 is divided by 6, is divided by 6। ठीक है, तो इन पे थोड़ा सा दिमाग लगा के कोशिश करना, होते हैं तो नहीं होते हैं तो भी कम से कम ये पता रहेगा कि कहाँ तक हो रहे थे, और कल जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कहाँ गलती कर रहे थे। ठीक है, ये इसमें ट्राई करना है इसका थोड़ा सा। अभी पानी वाणी पी लो चाहे थोड़ी देर, फिर दूसरी क्लास सर ले लेंगे।